हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग प्रसूति तंत्र में प्रसव विज्ञान अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम लोग प्रसव की निरुक्ति, प्रसव की परिभाषा, प्रसव के पर्याय, प्रसव को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, प्रसव का सामान्य काल, प्रसव के हेतु, प्रसव के समय सूतिकागार का निर्माण कैसे किया जाता है इसके बारे में, सूतिकागार में संग्रहणीय द्रव्य मतलब सूतिकागार में कौन कौन से द्रव्य रखे जाने इनके बारे में, सूतिकागार में किस प्रकार से प्रवेश और किस तरह से रहा जाता उसके बारे में, और प्रसव के समय गर्भाशय में गर्भ की स्थिति परिवर्तन किस प्रकार होता है इसके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रसव की निरुक्ति। तो अगर देखा जाए सिंपल फॉर्म में, तो जो प्रसव की निरुक्ति है इसको ही हम लोग परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसकी निरुक्ति क्या है? प्रसव गर्भमोचनम, मतलब कि गर्भ का मोचन या विमोचन ही प्रसव कहा जाता है। तो मोचन का अर्थ होता है छुटकारा पाना या मुक्ति पाना। सो गर्भ का मुक्ति पाना मतलब कि गर्भाशय से मुक्ति पाना ही प्रसव कहा जाता है। सो ये इंपॉर्टेंट निरुक्ति, इसी से आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, प्रसवः गर्भ मोचनम। ठीक है। इसके बाद प्रसव के पर्याय अगर देखे जाएं तो गर्भ मोचन, गर्भ मुक्ति, गर्भ त्यागम, ये सब जो हैं ये इसके पर्याय होते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं प्रसव काल। तो आचार्य चरक के अनुसार आचार्य चरक ने 8वें मास के बाद एक दिन बीत जाने पर ही, अर्थात 9वें मास के स्टार्टिंग से लेकर के 10वें मास तक विघ्न रहित प्रसव काल माना है। उन्होंने इसी काल को उचित प्रसव काल बताया है। और 10 मास व्यतीत हो जाने पर भी यदि गर्भाशय में स्थित रहे, मतलब गर्भाशय में स्थित रहे, तो उसे विकृत कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने लिखा है कि 9वें, 10वें, 11वें तथा 12वें मास में किसी भी मास में प्रसव होता है, और इसके अंतर्गत 12वें मास में जो प्रसव होता है वह विकारी होता है। ठीक है, मतलब 12वें मास में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। आचार्य वाग्भट द्वय ने 9वें मास से लेकर 12वें मास तक के काल को प्रसव काल बताया गया है, और उसके पश्चात जो वायु के द्वारा रोका हुआ गर्भ होता है उसे विकारी माना गया है। अष्टांग संग्रहकार ने भी 12 मास तक प्रसव काल बताया है। महर्षि काश्यप ने, उनका कथन है कि कलयुग में मनुष्य का गर्भावास काल 10 मास तक होता है, मतलब आज के समय में 10 मास तक है। और इन्होंने अन्य युगों में मनुष्यों के गर्भावास काल का वर्णन दिया है। जैसे कि अगर देखा जाए इनको, तो आचार्य काश्यप ने कृतयुग मास में अगर देखा जाए तो उन्होंने कृतयुग में 7 मास का माना है, त्रेता युग में 8 मास, द्वापर युग में 9 मास और कलयुग में 10 मास का प्रसव काल माना गया है। और आचार्य काश्यप ने शरीर स्थान के दूसरे अध्याय में फिर से 9 मास में प्रसव का वर्णन किया है। महर्षि हारित ने 10म तथा 11 मास प्रसव काल माना है। उन्होंने 10वें और 11वें महीने को प्रसव काल माना है। आचार्य चक्रपाणी ने प्रशस्ततर प्रसव काल, मतलब कि सबसे अच्छा जो प्रसव काल होता है वो 9वें और 10वें मास को माना है, और सामान्य प्रसव काल 11वें और 12वें मास तक माना है। इसके साथ ही आचार्य भावमिष्ट एवं योग रत्नाकर ने 9वें से 12वें मास तक प्रसव काल माना। तो अगर इन सब का विमर्श देखा जाए, सामान्य प्रसव काल 10म मास का प्रथम पक्ष माना जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में अत्यधिक व्यक्तिगत वैभिन्न मिलता है। ठीक है, वैभिन्न मतलब अलग अलग आचार्यों के मत मिलते हैं। अगर आधुनिक विज्ञान दृष्टि से अगर आधुनिक विज्ञान और संहिताओं में वर्णित न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही सीमाएं अमान्य हैं। 9वें मास का प्रसव अप्रगल्भ शिशु जन्म तथा 10वें मास के अंतिम चरण से लेकर 12वें मास तक का जो शिशु होता है वो अति प्रगल्भ शिशु जन्म माना जाता है। तो ये जो दिनों की कह सकते हैं, ये जो इतने दिनों में ऊपर नीचे हो जाते हैं 9 से 10 मास तक या 9 से 12 मास तक, तो इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो है कि स्तनपान काल में उपस्थित अनार्तव या अन्य किसी कारण जन्य अनार्तव काल में गर्भधारण हो जाने से वास्तविक गर्भाधान के काल
के ज्ञान का अभाव। दूसरा है ऋतु चक्र का सामान्य से अधिक अवधि का होना, या कभी कभी बिना किसी विशिष्ट विकृति के ही स्त्रियों का ऋतु चक्र सामान्य से अधिक दिवसों का होता है। ठीक है, तो नॉर्मल से ज़्यादा दिन का ऋतु चक्र हुआ, जिसके कारण ऋतु चक्र में बीज जो स्त्री बीज होता है वो रजस्राव प्रारंभ होने के 14 से 18 दिन पूर्व ही हो जाता है। अतः दीर्घकालीन ऋतु चक्र वाली स्त्रियों में अनार्तव काल से गणना करने पर गर्भधान काल सामान्य से अधिक काल का प्रतीत होता है। तीसरा फैक्टर ये हो सकता है कि अनार्तव काल की गणना में त्रुटि। तो कुछ स्त्रियां गर्भधान के प्रथम मास को भी गिन लेती हैं। उदाहरणार्थ अंतिम रजस्राव फरवरी में होने पर गर्भाधान का प्रथम मास मार्च से गिना जाएगा, परंतु फरवरी को प्रथम मास मानकर मार्च को द्वितीय मास गिन लेती हैं, जिसके कारण 1 मास का अंतर पड़ जाता है। तो ये भी एक फैक्टर है। या फिर प्रसव काल में अत्यधिक व्यक्तिगत व अभिनेता की उपस्थिति हो जाती है। इन सब फैक्टर्स के कारण भी जो टाइम है वो वेरी कर सकता है। आई होप आपको ये प्रसव काल समझ में आया होगा कि 9 महीने में कैसे हो सकता है, 10 माह में कैसे मान लिया गया है, 12 माह में कैसे मान लिया गया है। बट मेनली आप ये याद कर सकते हैं कि आचार्य चरक ने जो है वो 9 से 10 मास माना है। आचार्य सुश्रुत और वाग्भटद्वय ने 9 से 12 मास माना है। आचार्य भाव प्रकाश योग रत्नाकर ने भी 9 से 12 मास माना है। आचार्य काश्यप ने 9 से 10 मास माना है। आचार्य हारित ने 10 से 11 मास माना है। आचार्य चक्रपाणी ने प्रशस्तर प्रसव काल 9 से 10 मास माना है और सामान्य प्रसव काल 9 से 12 मास माना है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रसव के हेतु। तो प्रसव के हेतु में एक छोटी सी उपमा भी दी है आचार्यों ने कि जिस प्रकार समय के परिणाम के कारण, मतलब काल के प्रभाव के कारण व्रंत से, मतलब पक्व फल अपने व्रंत से मुक्त होकर गिर जाता है, उसी प्रकार काल परिणाम एवं स्वभाव से गर्भाशय में स्थित गर्भ अपने बंधनों से पृथक होकर जन्म ग्रहण करता है। ये उपमा दी, ये छोटा सा है, ये आप याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं सूतिकागार। तो सूतिकागार का मतलब जहाँ गर्भिणी और जहाँ प्रसूता स्त्री रहे उसे सूतिकागार कहते हैं। गर्भिणी और प्रसूता स्त्री को जिस कक्ष में रखा जाता है, जिस भवन में रखा जाता है, उसे सूतिकागार कहते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं सूतिकागार निर्माण, मतलब कि सूतिकागार का निर्माण किस प्रकार करना चाहिए। आचार्य चरक ने कहा है कि 9वें मास के पूर्व ही गर्भिणी को प्रसव काल में रहने के लिए सूतिका गृह का निर्माण कराएं। ठीक, और इस सूतिका गृह के निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाए जहां अस्थियां, कंकड़, बालू और कपाल आदि ना हो। ऐसी उत्तम भूमि पर जो रूप, रस और गंध में श्रेष्ठ हो, वहां पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर द्वार वाला सूतिका गृह का निर्माण कराना चाहिए। बिल्व, लिदूक, इंगुदी, भल्लातक अथवा खदीर की लकड़ी या अन्य किसी लकड़ी से जिसे अथर्ववेद के विद्वान ब्राह्मण सूतिका गृह के निर्माण के लिए अनुशंसित करे, उसी से सूतिका गृह का निर्माण करना चाहिए। वसन, अवले, आच्छादन से युक्त उसमें अपिधान, मतलब पर्दा प्रत्येक द्वार और खिड़कियों पर लगा हो। वास्तु विद्या को जानने वाले विद्वान की सहमति से उसमें अग्नि का स्थान, जल का स्थान, उदुखल मूसल रखने का स्थान, मलताक का स्थान, स्नानागार एवं महानस, मतलब रसोई घर का निर्माण करना चाहिए। वह सूतिका गृह प्रत्येक ऋतु में सुखद हो, ऐसा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने क्या लिखा है? आचार्य सुश्रुत ने लिखा कि इस शुभ सूतिका ग्रह का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के लिए क्रमशः श्वेत, रक्त, पीत एवं कृष्ण भूमि प्रदेश में बिल्व, न्योग्र, न्यग्रोध, तिंदुक एवं भल्लातक के काष्ठ से निर्माण करें। यह सूतिकागार इन्हीं बिल्वादी लकड़ी से निर्मित पलंग से युक्त, अच्छी प्रकार लिपी हुई दीवालों वाला, भली भांति कपड़े आदि से आवृत तथा यथा स्थान व्यवस्थित रूप से रखी हुई वस्तुओं वाला, पूर्व दक्षिण की ओर द्वार वाला, 8 हाथ लंबा एवं 4 हाथ चौड़ा रक्षा तथा मंगल द्रव्य से युक्त होना चाहिए। इसी प्रकार अष्टांग संग्रहकार ने लिखा है कि 9वें मास से पूर्व ही अस्थि, शर्करा एवं कपाल निकाले हुए वास्तु विद्या में प्रशंसित स्थान में सभी ऋतुओं में सुखकारी सभी उपकरण से युक्त, बराबर प्रज्वलित अग्नि युक्त पूर्व या उत्तर की ओर द्वार वाले सूतिकागार का निर्माण करना चाहिए। और अष्टांग संग्रहकार पे जो टीकाकार हैं, इंदु, आचार्य इंदु, टीकाकार इंदु ने 9वें मास से लेकर अर्थात 9वें मास से प्रारंभ के बाद सूतिकागार निर्माण की व्यवस्था बताई है।
अष्टांग हृदय की बात की जाए तो उन्होंने भी नवम मास के पूर्व ही प्रशस्त देशों में सभी उपकरणों से युक्त शुभ नक्षत्र में सूतिका ग्रह निर्माण करने का निर्देश दिया है। महर्षि भेल ने भी अष्टम मास व्यतीत हो जाने पर तिंदुक, पलाश, अश्वत्थ की लकड़ी से पूर्व या उत्तर की ओर द्वार वाला सूतिका ग्रह निर्माण करने का विधान बताया है। आचार्य भावमिश्र ने महर्षि सुश्रुत के सदृशी आयाम का वर्णन दिया है और 8 हाथ लंबा एवं 4 हाथ चौड़ा पूर्व या उत्तर की ओर द्वार वाला सूतिकागार बनवाए, ऐसा बताया है। तो सभी आचार्यों के मत से तो यही लगता है कि जो सूतिकागार है या सूतिका ग्रह है, इसको हर स्त्री के लिए अलग अलग बनाया जाता होगा और कार्य होने के पश्चात इसको तोड़ दिया जाता होगा। और सभी आचार्यों ने नवम मास के पूर्व ही सूतिकागार के निर्माण की व्यवस्था दी है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संभवतः प्रत्येक प्रसव के लिए नवीन सूतिकागार का निर्माण होता था। और काष्ठ से सूतिकागार निर्माण के 3 कारण हो सकते हैं। ठीक है, लकड़ी से क्यों बनाते थे? एक तो पहले तो आसानी से उपलब्धि, दूसरा उल्कापात से सुरक्षा, क्योंकि काष्ठ में उल्का का प्रभाव नहीं होता, और कार्य हो जाने पर उसको हटाने की सुविधा। महर्षि सुश्रुत के अतिरिक्त सभी ने द्वार पूर्व या उत्तर की ओर रखने का निर्देश दिया है, जो संभवतः प्रातः काल में सूर्य रश्मि के प्रवेश एवं मध्याह्न में उत्तप्त सूर्य की किरणों के प्रवेश निषेध की दृष्टि से वर्णित है। संभवतः अगर देखा जाए तो महर्षि सुश्रुत ने दोपहर की सूर्य रश्मि के प्रवेश को उचित समझकर एवं वायु आदि के समुचित प्रवेश की दृष्टि से दक्षिण की ओर द्वार रखने का निर्देश किया होगा। महर्षि सुश्रुत एवं भावमिश्र ने वर्णित आयाम अत्यधिक न्यून प्रतीत होता है। संभवतः यह आयाम केवल प्रसव कराने के लिए निर्मित कक्ष का हो सकता है, न कि सूतिका के रहने के लिए। ये हो गया सूतिकागार का निर्माण। फिर इसके बाद देखते हैं सूतिकागार में संग्रहणीय द्रव्य। ठीक है, मतलब सूतिकागार में कौन कौन से पदार्थ रखे जा सकते हैं। तो आचार्य चरक के अनुसार सूतिका ग्रह में घृत, तैल, मधु, सैंधव, सवारचल लवण, कृष्ण लवण, विड लवण, विडंग, कुष्ठ, नागर, पिप्पली मूल, हस्ती पिप्पली, मंडूक पर्णी, एला, लांगली, वचा, चव, चित्रंग, चिरबील, हिंगू, सरसब, लहसुन, कतक, कण, जीरा, कणिका, नीप, अतसी, बलवज, भुर्ज, कुलथ, मैरे, सुरा एवं आसव से युक्त होना चाहिए। 2 पत्थर के टुकड़े, 2 छोटे या बड़े मूसल, 2 उलूखल, खर, वृषभ, 2 स्वर्ण या रजत निर्मित तीक्ष्ण सूची पिप्पल मतलब सूची सदृश शस्त्र, लोहे के बने तीक्ष्ण शस्त्र जो प्रसव में उपयोगी हो सकते हैं। बिल्व निर्मित 2 पलंग, अग्नि प्रज्वलित करने हेतु तिंदुक एवं इगुंदी की लकड़ी, और जिनको कई बार प्रसव हुआ हो, सौहार्द युक्त, सतत सेवानुरत, ये गलत लिखा, सतत सेवानुरत, सुंदर आचरण वाली, प्रसव कार्य में कुशल, प्राकृतिक प्रेम करने वाली, विषाद से रहित, क्लेश को सहन करने वाली, मन को प्रसन्न करने वाली स्त्रियों से युक्त। अथर्ववेद के ज्ञाता ब्राह्मण भी वहाँ उपस्थित रहे, और इसके अन्य जो भी वस्तुएं ब्राह्मण या वृद्ध स्त्रियां कहें वहाँ रखनी चाहिए। आचार्य वाग्भट की बात की जाए तो उन्होंने संक्षेप में लिखा कि सूतिकागार सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त होना चाहिए, और अष्टांग संग्रहकार ने प्रज्वलित अग्नि को भी रखने का विधान बताया है। महर्षि भेल ने लिखा है कि सूतिकागार में 2 बिल्वमय पलंग, 2 सूप, उदुखल एवं मूसल 2-2, गंध द्रव्य, यवागु, सर्पित तेल एवं शरसप पहले एकत्रित कर लें। अगर बेसिकली देखा जाए तो सूतिकागार में ऐसे द्रव्य रखने चाहिए जो प्रसव के समय उपयोगी हों, सूतिका के रहने के समय उपयोगी हों, और प्रसव के काल जो शिशु के परिचर्या होती है, ठीक है, उसके लिए उपयोगी हों, या किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है प्रसव काल के समय या प्रसव के समय, तो उसमें उन द्रव्यों का प्रयोग करके उस व्याधि से या उस कॉम्प्लिकेशन से छुटकारा पाया जाए या हल किया जाए। तो इसके लिए भी द्रव्य रखना चाहिए, द्रव्य का विधान बताया गया है। आई होप आपको सूतिकागार में जो द्रव्य रखे जाते हैं इनके बारे में समझ में आया होगा। फिर इसके बाद देखते हैं सूतिकागार में प्रवेश एवं निवास विधि। ठीक है, किस प्रकार से निवास रहा जाता है। तो सूतिकागार में प्रवेश एवं निवास विधि। तो नवम मास के प्रारंभ हो जाने पर पुण्य दिन में भगवान चंद्रमा का योग, शुभ नक्षत्रों, उच्च स्थान तथा कल्याणकारी करण होने के काल में तथा मैत्र मुहूर्त में शांति होम कराकर, गो, ब्राह्मण, अग्नि और जल का प्रवेश कराकर
गायों, तृण, जल, मधु एवं लाजा देकर आसन पर स्थित ब्राह्मणों को पहले जल देकर, अक्षत पुष्प, नंदी मुख फल देकर अभिवादन करके स्वयं आचमन करें एवं स्वस्ति वाचन करावें। तत्पश्चात पुण्य शब्दों का उच्चारण करते हुए गौ एवं ब्राह्मण का अनुसरण करती हुई दक्षिण पैर से सूतिकागार में प्रवेश करें और वहीं रहकर प्रसव की प्रतीक्षा करें। दक्षिण का मतलब होता है राइट पैर, ठीक है, राइट लेग से। आचार्य सुश्रुत ने नवम मास की प्रशस्त तिथि में सूतिकागार में प्रवेश करने का निर्देश दिया है। अष्टांग संग्रहकार ने लिखा है कि अनुकूल नक्षत्रों में मांगलिक शब्दों के साथ गौ, ब्राह्मण तथा वृद्धजनों को नमस्कार एवं प्रदक्षिणा करके प्रवेश करें तथा प्रसूता से स्नेह रखने वाली, आलस्य न करने वाली, क्लेश सहिष्णु अनेकों स्त्रियों के साथ मंगल कर्मों में लगी हुई, अनुलोम करने वाले, आहार विहार के प्रयोग से वात, मूत्र एवं पुरीश का अनुलोमन करते हुए प्रसव काल की प्रतीक्षा करें। मलमूत्र के तनिक भी बंद होने पर फलवर्ती का प्रयोग कर सकते हैं। अगर अष्टांग हृदयकार की बात की जाए तो उन्होंने लिखा है कि पुण्य दिन में प्रवेश करके बहुप्रसूता स्त्रियों के साथ रहती हुई प्रसव की प्रतीक्षा करें। तो अगर विमर्श देखा जाए सभी आचार्यों का, तो आचार्य वाग्भट ने सूतिकागार में प्रवेश का कोई निश्चित काल नहीं बताया। उन्होंने नवम मास के पूर्व ही सूतिकागार निर्माण की व्यवस्था बताई है, तो जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि नवम मास के आने पर उसमें स्त्री का प्रवेश कराया जाए। महर्षि चरक की बात की जाए तो उन्होंने स्त्री प्रवेश के पूर्व गौ एवं ब्राह्मण का प्रवेश का विधान बताया, जो उस समय प्रचलित सामाजिक संस्कारों का कारण होगा। यह भी संभव है कि पूर्व ही निर्मित सूतिकागार में उस समय जनपद से दूर होने के कारण कोई अवांछित वायु या जीव प्रविष्ट कर गया हो, अतः गर्भिणी का प्रथम प्रवेश निषिद्ध किया गया। ठीक है, ये भी हो सकता है कि अब सूतिकागार दूर है तो उसमें कोई जीव या जंतु जो खतरा हो सकता है वो भी प्रवेश कर गया, इस कारण से वहाँ पे पहले गो या किसी ब्राह्मण का प्रवेश कराना चाहिए। ठीक है, सूतिकागार में निवास के दो लाभ हो सकते हैं। एक तो स्त्री का सामान्य जनसंपर्क से दूर रहने के कारण किसी भी औपसर्गिक व्याधि के उपसर्ग में सुरक्षित रहती है, और दूसरी यह है कि मानसिक रूप से प्रसव वेदना सहन करने के लिए तैयार होती है, क्योंकि वह प्रमाणित तथ्य है कि स्त्री की मानसिक अवस्था का प्रसव वेदनाओं में अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अगर सूतिका ग्रह में है तो मानसिक वेदना सहन करने के लिए जो मेंटली फिट हो सकती है वो भी इसमें बताया गया है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रसव के समय गर्भ में स्थिति परिवर्तन, मतलब कि प्रसव के समय गर्भाशय के अंदर गर्भ की क्या स्थिति होती है इसके बारे में। ठीक है, तो आचार्य चरक ने लिखा है कि जन्म काल में उपस्थित होने पर वह गर्भ घूमकर नीचे सिर वाला होकर जन्म लेने के समय उपस्थित होने पर प्रसव कराने वाली वायु से प्रेरित होकर अपत्य पथ से बाहर निकलता है। ठीक है, मतलब सिर नीचे की ओर हो जाता है वायु से प्रेरित होकर और सिर पहले निकलता है। यह गर्भ के प्रसव की स्वाभाविक स्थिति है और यही नेचुरल स्थिति मानी गई है। इसके जो अन्य स्थिति होती है, मतलब पैर ऊपर नीचे होते हैं या कोई और अंग बाहर पहले निकलता है, उसे विकृत स्थिति कहा जाता है। इसके पश्चात गर्भ जब बाहर निकल जाता है तब वह स्वतंत्र वृत्ति वाला हो जाता है। आचार्य सुश्रुत ने लिखा है कि गर्भ प्रसव के प्रति स्वभाव से ही शिर के द्वारा योनि की ओर चलता है, और आचार्य टीकाकार और इसी पे आचार्य डल्हर ने टीका दी कि इस स्वभाव के लिए पूर्व कर्मों को कारण माना जा सकता है। महर्षि वाग्भट ने भी लिखा है कि उदरस्थ गर्भ जन्म काल में प्रसूति मारुत के योग से घूमकर नीचे की ओर सिर वाला होकर निकलता है, तत्पश्चात मातृ हृदय से च्युत होकर आपरा बाहर निकलती है। यह प्रकृत अवस्था है और जो अन्य अवस्था है वह विकृत अवस्था है। इसी पे टीकाकार इंदु ने बताया है कि उदर में पृष्ठाभिमुख स्थिति गर्भ को घुमाकर नाभि की ओर अभिमुख होकर नीचे की ओर सिर करा के निकालती है। आचार्य भेल का मत थोड़ा डिफरेंस है, उन्होंने बताया कि जो अंग आगे होता है वह पहले उत्पन्न होता है। आचार्य पुनर्वसु आत्रेय का मत क्या है, उन्होंने बताते हैं कि गुरुतर होने से सिर जो है वो पहले उत्पन्न होता है। ठीक है, सो ये हो गया प्रसव के समय गर्भ की स्थिति परिवर्तन, मतलब कि किस प्रकार से गर्भ मुड़ता है, सर नीचे की ओर आता है या कोई और अंग नीचे की ओर आता है, उसके बारे में। ठीक है, और इसके लिए जो मेन दोष है वो होता है वायु, ठीक है, वात के कारण। सो आई होप आपको ये समझ में होगा, और ये वीडियो लेक्चर भी यहीं पे ख़त्म होता है।
अगर आपको लेक्चर के दौरान किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।